बेंगलोर के अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को अचानक से अपने अपार्टमेंट से एक बहुत ही भद्दी स्मेल आने लगी थी। वो स्मेल दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसको लोगों को सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तब लोगों ने उस जगह के लैंडलॉर्ड को कॉल किया, उसको वहाँ बुलाया। जब उस जगह का मालिक वहाँ पर आया, तब उस अपार्टमेंट में रहने वाले एक रेसिडेंट्स की माँ को कॉल किया गया। उसकी माँ बेंगलोर में ही रहती थी। वो अगले दिन वहाँ पहुँचती हैं। जब उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला जाता है, तब जो नज़ारा उस अपार्टमेंट के अंदर का होता है, उसे देखकर सबका दिल दहल जाता है। सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लोगों को वो नज़ारा देखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस अपार्टमेंट के अंदर जगह जगह पर किसी इंसान की बॉडी के पार्ट्स पड़े हुए थे। अपार्टमेंट की सारी दीवारें खून के निशानों से सनी हुई थी। आखिर वो टुकड़े थे किसके और किसने ये दरिंदगी दिखाई थी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल हाजिर हूँ अपराध की एक और सच्ची घटना के साथ। और आज की जो कहानी है, ये है बेंगलोर की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। महालक्ष्मी एक नेपाली परिवार से बिलोंग करती थी। महालक्ष्मी का परिवार लगभग 35 साल पहले नेपाल से बेंगलोर शिफ्ट हुआ था। महालक्ष्मी के 3 भाई बहन थे, जिनमें से महालक्ष्मी दूसरे नंबर की बेटी थी। महालक्ष्मी के सभी भाई बहन बेंगलोर में ही पले बड़े थे, तो उनके रहने सहने का ढंग बिल्कुल एक बेंगलोरियन की तरह हो चुका था। साल 2019 में महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो कि बेंगलोर में ही रहता था। अब महालक्ष्मी और हेमंत अपने घर में बेंगलोर में ही रहा करते थे। उनकी एक 4 साल की बेटी भी थी, लेकिन उनकी शादी ठीक नहीं चल रही थी। उनकी शादी में आए दिन झगड़े हुआ करते थे, और वो झगड़े दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे थे कि महालक्ष्मी और हेमंत इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें अब अलग हो जाना चाहिए, उन दोनों को अब तलाक ले लेना चाहिए। तब साल 2023 में महालक्ष्मी और हेमंत का तलाक हो गया। कोर्ट ने महालक्ष्मी की बेटी की कस्टडी महालक्ष्मी को दी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की परवरिश सबसे अच्छे तरीके से कर सकती है। उसके बाद महालक्ष्मी अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के घर में रहने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने अपनी बेटी को अपने पति हेमंत को वापस कर दिया था। उसने अपनी बेटी की कस्टडी हेमंत को वापस कर दी थी, और अब महालक्ष्मी अकेले ही अपनी माँ के घर में रहा करती थी। महालक्ष्मी और हेमंत का डिवोर्स कुछ आम लड़ाइयों की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। दरअसल हेमंत और महालक्ष्मी दोनों ही काम किया करते थे। वह दोनों काम करके अपने घर को चलाया करते थे। महालक्ष्मी जो कि एक मॉल में एक ब्यूटी शॉप में काम करती थी, और वहीं हेमंत अपनी एक मोबाइल की दुकान चलाता था। महालक्ष्मी जिस मॉल में काम किया करती थी, वहाँ पर कई सारे उसके को मेल वर्कर भी थी। जब हेमंत ने इस बात पर गौर किया कि महालक्ष्मी अपने मेल को वर्कर के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही है, तो पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब उसने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया, तब उसे पता चला कि एक अशरफ नाम का व्यक्ति है, जो कि महालक्ष्मी के साथ उस शॉप में काम करता है। अशरफ जो कि उत्तराखंड का रहने वाला था, और अशरफ अपने काम की वजह से बेंगलोर में रह रहा था। महालक्ष्मी और अशरफ दोनों डेली मिला करते थे। वो दोनों घूमने जाया करते थे, फिल्में देखते थे, शॉपिंग किया करते थे। और इस सब की जानकारी जब हेमंत को हुई, तो उसे पता चल चुका था कि महालक्ष्मी उसे धोखा दे रही है, वो उसे चीट कर रही है। तब महालक्ष्मी और हेमंत की शादी उस नतीजे पर आ पहुंची थी, जहां पर उन्हें तलाक लेने के सिवा कोई और रास्ता दिखाई नहीं। और इसी बात पर महालक्ष्मी और हेमंत का डिवोर्स हुआ था। तलाक के कुछ दिन बाद महालक्ष्मी ने अपनी माँ का घर छोड़ दिया था। वह बेंगलोर के व्याली में एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। महालक्ष्मी के रिश्ते अपनी माँ से भी ठीक नहीं थे। आए दिन उन दोनों में किसी न किसी बात को लेकर अनबन हुआ करती थी, और शायद इसी वजह से महालक्ष्मी ने अपनी माँ का घर छोड़कर एक अपार्टमेंट में रहने का फैसला लिया था। समय बीतता है, अब महालक्ष्मी की ज़िंदगी पहले जैसी ही थी, बस वो अपने पति और अपने घर वालों के कनेक्शन में ज़्यादा नहीं थी। वो जिस अपार्टमेंट में रहा करती थी, वह वहाँ के लोगों से भी ज़्यादा टच में नहीं थी। वहाँ के लोग उसे ज़्यादा नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है, क्योंकि महालक्ष्मी सुबह होते ही अपने काम पर चली जाया करती थी, और देर रात वो अपने घर वापस लौटती थी। महालक्ष्मी अब बस उन्हीं लोगों से मिलती थी जिनके साथ उसके अफेयर चलते थे। महालक्ष्मी के बॉयफ्रेंड की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनके साथ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते थे। इन सब के बीच अचानक से एक दिन महालक्ष्मी गायब हो जाती है। वो कहाँ गई थी, इसका किसी को कोई पता नहीं था, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में उसे कोई जानता नहीं था, और उसके घर वालों से भी कनेक्शन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे। इसलिए उसके गायब होने की खबर किसी को नहीं पता थी कि महालक्ष्मी आखिर गई तो गई कहाँ। लेकिन 21 सितंबर को महालक्ष्मी के अपार्टमेंट के साथ रहने वाले लोगों को उनके अपार्टमेंट से एक भद्दी सी स्मेल आने लगती है। वो स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी थी कि उसको सूंघना लोगों के लिए दुश्वार हो रहा था।
लोगों का जीना मुहाल हो चुका था, तब लोग परेशान होकर उस जगह के मकान मालिक को कॉल करते हैं। जब मकान मालिक आता है तब सबको पता चल जाता है कि जो स्मेल आ रही है ये महालक्ष्मी के अपार्टमेंट से आ रही है, लेकिन उसका दरवाज़ा बाहर से लॉक था। इसका मतलब साफ था कि अंदर कोई नहीं है। फिर जब उस अपार्टमेंट के मालिक आते हैं तब वो महालक्ष्मी को कॉल करते हैं। महालक्ष्मी का नंबर नहीं लगता। फिर वो उसके इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाते हैं। जो इमरजेंसी नंबर महालक्ष्मी ने उसको दिया था वो उसकी माँ का था। वो नंबर उसकी माँ के पास जाकर लगता है। तब उसकी माँ कॉल उठाती हैं और तब मकान मालिक उन्हें बताता है कि उनकी बेटी मिसिंग है और उसके अपार्टमेंट से बहुत गंदी बदबू आ रही है। महालक्ष्मी की माँ ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उनका दिल बैठा जा रहा था। तब अगले दिन महालक्ष्मी की माँ उस अपार्टमेंट में पहुंचती है। उस अपार्टमेंट की एक स्पेयर की महालक्ष्मी की माँ के पास भी थी। उस चाबी से उस अपार्टमेंट का ताला खोला जाता है। फिर जब उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलता है तो उसके अंदर से बहुत ही भयंकर बदबू आती है। हिम्मत करके महालक्ष्मी की माँ, उसके मकान मालिक और कुछ पड़ोसी आगे बढ़ के उस मकान में देखने की हिम्मत करते हैं। फिर उसके अंदर का जो नज़ारा होता है उसको देखकर सबकी रूह कांप जाती है। लोगों के होश ख़राब हो जाते हैं क्योंकि पूरे अपार्टमेंट में खून के छींटे और किसी इंसान के टुकड़े पड़े हुए थे। वो इंसान के टुकड़े किसके थे ये कोई नहीं जानता था। वो दृश्य महालक्ष्मी की माँ के लिए एक बुरे सपने से भयानक था। दीवारों पर खून के छींटे लगे हुए थे और फर्श पर किसी इंसान की बॉडी के पार्ट्स पड़े हुए थे। यह नज़ारा देखकर सभी लोग सन्न रह गए थे। कुछ लोग तो वो नज़ारा देखने से पहले ही वहाँ से भाग निकले थे और फिर उन्होंने बाहर जाकर पुलिस को कॉल की। जब पुलिस वहाँ पहुँची तब पुलिस वालों को अंदर जाने के लिए 3-4 मास्क लगाकर अंदर जाने की हिम्मत हुई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों में से कई लोगों को उल्टियाँ आ रही थीं क्योंकि उस अपार्टमेंट के अंदर से जो बदबू आ रही थी वो बहुत ही असहनीय थी। फिर भी हिम्मत करके पुलिस वाले अंदर जाते हैं। वो तफ्तीश करते हैं। अपार्टमेंट के अंदर जाकर उनको बहुत सारे बॉडी पार्ट्स फर्श पर पड़े मिलते हैं और पुलिस को वहाँ पर खून से सने एक लड़की के कपड़े भी मिलते हैं। ये सब नज़ारा देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे। वहाँ का नज़ारा देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि यहाँ इन बॉडी पार्ट्स को पड़े हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं क्योंकि उन बॉडी पार्ट्स में कीड़े लग चुके थे और उनमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। धीरे धीरे पुलिस ने उस अपार्टमेंट के सारे कमरों को खोला, उनकी तलाशी ली। फिर पुलिस को वहाँ पर एक फ्रिज मिला जो कि 175 लीटर का था और उसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जब पुलिस ने उसका दरवाज़ा पूरा खोल कर देखा तो उसके अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स ठुसे हुए पड़े थे और उस फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी का सर भी था। महालक्ष्मी का सिर देखने के बाद ये बात साफ हो चुकी थी कि वो जो बॉडी के पार्ट्स थे वो महालक्ष्मी के ही थे। ये सब देखकर महालक्ष्मी की माँ वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। पुलिस को अब तक बॉडी के 59 टुकड़े वहाँ मिल चुके थे। पुलिस ये सब देखकर जान चुकी थी कि ये जिसने भी किया है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान वो करता तो करने से पहले ही उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते। लेकिन जिसने भी ये काम किया था उसके दिल में महालक्ष्मी के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत और गुस्सा था। पुलिस ने उन टुकड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट कराई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि महालक्ष्मी की मौत लगभग 19-20 दिन पहले ही हो चुकी थी और इसी वजह से लोगों को इतनी गंदी स्मेल वहाँ आ रही थी। पुलिस ने इस केस की जांच पड़ताल शुरू की। उसके बाद पुलिस का सीधा शक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास के ऊपर गया। पुलिस ने हेमंत को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया, जहाँ पर हेमंत से पूछताछ की गई। हेमंत से पूछताछ करने के बाद पुलिस को साफ पता चल गया था कि हेमंत ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जिन डेट्स पर महालक्ष्मी की मौत हुई थी उन डेट्स के अकॉर्डिंग हेमंत कभी भी महालक्ष्मी से नहीं मिला था। महालक्ष्मी अपने अपार्टमेंट में थी और हेमंत अपने घर पर था। पुलिस ने हेमंत दास के घर के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक कराई। उनसे पता चल गया था कि हेमंत उन दिनों अपने घर पर ही था। वो महालक्ष्मी के अपार्टमेंट के आसपास भी नहीं भटका था और उससे साफ हो गया था कि हेमंत का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हेमंत ने महालक्ष्मी के बॉयफ्रेंड अशरफ के बारे में पुलिस को बता दिया था। हेमंत ने बताया कि अशरफ और महालक्ष्मी के संबंध थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे। तब पुलिस ने अशरफ को महालक्ष्मी के वर्क प्लेस से उठाया और उससे पूछताछ की, लेकिन अशरफ ने भी बताया कि महालक्ष्मी और वो बहुत दिन पहले ही अलग हो चुके थे और उनका एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म हो चुका था। तो इस बात से साफ था कि अशरफ भी महालक्ष्मी का कातिल नहीं था। अब पुलिस के पास ना ही कोई सबूत था, ना ही कोई गवाह जो कि बता सके कि महालक्ष्मी का कातिल कौन था। पुलिस बिल्कुल क्लूलेस हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास कोई सबूत और गवाह था ही नहीं, क्योंकि महालक्ष्मी के अपार्टमेंट में भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था जिसकी फुटेज से पता चल सके कि आखिरी बार महालक्ष्मी से मिलने कौन आया था
और महालक्ष्मी किसके साथ मिली थी। तब पुलिस ने महालक्ष्मी के वर्क प्लेस से सभी लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, लेकिन वहाँ पर एक शख्स था जो वहाँ नहीं आया था। उसका नाम था मुक्ति रंजन रॉय। मुक्ति जो कि महालक्ष्मी के साथ उस ब्यूटी शॉप में काम किया करता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए वो पुलिस स्टेशन नहीं आया था। वो पुलिस की नज़रों से बचकर रहना चाहता था। तब पुलिस का सीधा शक मुक्ति के ऊपर गया। तब पुलिस ने मुक्ति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तब पुलिस ने महालक्ष्मी के अपार्टमेंट के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उनकी फुटेज निकलवाई और उसमें देखा कि मुक्ति रंजन कई बार महालक्ष्मी के अपार्टमेंट की ओर आता जाता दिखाई दिया है। वो मल्टीपल टाइम महालक्ष्मी के अपार्टमेंट की ओर आया है। तब पुलिस को कुछ उम्मीद नजर आई। पुलिस ने इस केस की जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने मुक्ति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, जिसमें उसके एक भाई का भी जिक्र हुआ था जो कि बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहा करता था। तब पुलिस सीधा मुक्ति के भाई के पास पहुंची। पुलिस को देखकर मुक्ति का भाई घबरा गया था। वो पहले तो पुलिस को इधर उधर की बातों में फंसाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तब उसने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ सच सच उगल दिया था। उसने बताया कि कुछ दिन पहले मुक्ति का मेरे पास फ़ोन आया था। उसने मुझसे पैसे मांगे थे और उसने मुझसे कहा था कि तुम अपना रूम खाली कर दो और कहीं और शिफ्ट हो जाओ। उसने बताया था कि उसने कैसे महालक्ष्मी का कत्ल किया था और उसने मुझसे कुछ पैसे ही मांगे थे क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहता था, क्योंकि वो सबकी नज़रों से दूर जाकर कहीं और छुप कर रहना चाहता था। तब पुलिस ने मुक्ति रंजन का फ़ोन ट्रेस किया, जिससे उसकी लोकेशन का पता चल गया। उसकी आखिरी लोकेशन वेस्ट बंगाल में मिली थी। तब पुलिस सीधे वेस्ट बंगाल पहुंच गई। वहां पर पुलिस की 4 टीमें पहुंची थीं, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही मुक्ति वहां से जा चुका था। तब मुक्ति की आखिरी लोकेशन उड़ीसा के एक गांव भद्रक गांव में पाई गई, जहां मुक्ति के कई दोस्त और रिश्तेदार रहा करते थे। जब पुलिस वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मुक्ति ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही एक पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी और इस केस की जितनी भी डिटेल्स थीं वो सारी मुक्ति के साथ जा चुकी थी। लेकिन मरने से पहले मुक्ति ने एक सुसाइड नोट लिखा था जो कि पुलिस को मिला और पुलिस ने उस नोट को पढ़ा, जिसमें मुक्ति ने बताया था कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर ख़त्म हुई थी। मुक्ति ने अपने लेटर में बताया था कि महालक्ष्मी जो थी वो एक बहुत ही हाई टेम्पर्ड लड़की थी। वो बहुत ही मनी माइंडेड लड़की थी और वो अपने गुस्से में किसी को भी नहीं देखती थी। और ऐसा ही कुछ महालक्ष्मी के एक्स हस्बैंड हेमंत ने भी पुलिस को बताया था कि लड़ाई झगड़े में महालक्ष्मी किसी को भी नहीं देखती थी और वो गुस्से में आकर हेमंत को जानवरों की तरह अपने दांतों से काटा करती थी। मुक्ति ने बताया कि महालक्ष्मी और वो दोनों 6 महीने से एक रिश्ते में थे। महालक्ष्मी मुक्ति से शादी करना चाहती थी, लेकिन मुक्ति को महालक्ष्मी के पहले पति के बारे में पता था। उसे पता था कि महालक्ष्मी की शादी के बाद भी कितने लोगों से अफेयर थे और इसी वजह से मुक्ति महालक्ष्मी से शादी नहीं करना चाहता था। वो उसके साथ लिव इन में रहना चाहता था, लेकिन महालक्ष्मी उसके ऊपर बहुत सारा दबाव बनाती थी और इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच झगड़े शुरू हुए थे। आए दिन उन दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़े हुआ करते थे और उन दोनों के बीच ये झगड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 3 सितंबर की रात जब मुक्ति महालक्ष्मी के अपार्टमेंट में पहुंचा, तब महालक्ष्मी ने दोबारा से अपनी शादी की बात मुक्ति के सामने रखी। मुक्ति ने मना किया, लेकिन महालक्ष्मी ने जिद पकड़ ली थी। तब इस बात से परेशान होकर मुक्ति ने महालक्ष्मी के सिर पर एक ज़ोरदार वार किया। उस वार के बाद महालक्ष्मी ज़मीन पर गिर गई थी। तब मुक्ति ने उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद जब मुक्ति को ये रियलाइज़ हुआ कि उसने ये क्या कर दिया, तो वो बहुत ही डर गया था। वो पूरी रात महालक्ष्मी की बॉडी के पास बैठा रहा और मोबाइल में सर्च करता रहा हाउ टू डिस्पोज अ बॉडी। अगली सुबह 4 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे वो एक दुकान पर जाता है। उस दुकान से वो एक धारदार चाकू खरीदता है जो कि वहाँ दुकान के सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया था। लेकिन जिस जगह पर महालक्ष्मी रहती थी वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका था और आसानी से मुक्ति उसकी बॉडी को बाहर नहीं ले जा सकता था। तो इसीलिए उसने उस चाकू से महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को फ्रीज में ठूंस दिया। महालक्ष्मी के टुकड़े करते हुए मुक्ति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो वो उन टुकड़ों को ऐसा ही छोड़कर ताला लगाकर वहाँ से भाग चुका था। उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी को मारा था। उसका कोई इंटेंशन नहीं था महालक्ष्मी को मारने का और इसी के गिल्ट में मुक्ति ने खुद को भी फांसी लगा ली। उसका सोचना था कि एक इंसान को मैंने मारा है तो मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ, और इसी वजह से मुक्ति ने एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी थी। और इस केस का जो कातिल था, जो गवाह था, वो इस दुनिया से जा चुका था और इस केस की मिस्ट्री भी हमेशा के लिए उसके साथ चली गई। तो दोस्तों, यही थी बेंगलोर की सच्ची कहानी।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और अपराध की सच्ची कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।